ठीक है, ये एक अर्न था हमारा, ये 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल हो गई। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया, एक बॉल निकाला हमने यहां से, और इस अर्न में ये सेकंड सिचुएशन हो रही है। अब अर्न में ये चांसेस हो सकते हैं कि हमारी 5 रेड बॉल थी और हमारी 5 ब्लैक बॉल थी। अब ऐसा होगा इसमें सिचुएशन में, अगर रेड बॉल आ गई, 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर आर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न। जिस कलर की बॉल निकलेगी पहले, उसी की 2 बॉल डाल देंगे। हमने सपोज किया पहले रेड कलर आया हमारा, तो मैंने इसको 2 बॉल रेड इसमें डाल दी। इवेंट इवन मैंने ले लिया, फर्स्ट बॉल ड्रॉन, फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज रेड। अब क्या हुआ सेकंड सिचुएशन में, जरूरी नहीं है कि रेड ही बॉल आती वहां पे। अब हमने सेकंड सिचुएशन ली कि फर्स्ट बॉल जो निकली थी वो ब्लैक बॉल थी, तो हम 2 ब्लैक बॉल डाल देंगे उसमें, उसी कलर की डालनी है। तो मैंने यहाँ पे 2 ब्लैक बॉल डाल दी, और इसमें यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये सिचुएशन है। इवेंट E2 हमने ले लिया है, फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज ब्लैक। अब वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी निकालिए, उसको मैं इवेंट ए ले रहा हूं। वो कह रहा है सेकंड बॉल जो ड्रॉन की थी आपने, सेकंड बॉल इज रेड, सेकंड बॉल के रेड आने के चांसेस निकालने हैं। हमारी थ्योरम कहती है पीए निकालना है आपको, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ AE2। देखिए कैसे निकलेगी। पहली बॉल निकाली, वो आ गई रेड, तो पहली बॉल रेड आने के चांसेस कितने हैं, 5/10। हाउ मेनी रेड बॉल्स आर देयर, 5। हाउ मेनी टोटल बॉल्स आर देयर, 10। नाउ फर्स्ट बॉल इज रेड, नाउ सेकंड बॉल इज रेड, कंडीशन इज दैट फर्स्ट बॉल इज रेड। अगर पहली बॉल रेड आई तो मैंने क्या किया, 2 रेड बॉल मिला दी। नाउ द सेकंड, आई एम टेकिंग आउट द सेकंड बॉल फ्रॉम दिस, इससे यहां से निकाल रहा हूं। कितनी रेड है, 7। टोटल कितनी है, 12 रेड आने की। या प्लस पहली बॉल ब्लैक आने के चांसेस 5/10 into now second ball red chances 5/12. This is the answer. 120 35 plus 25। समझ में आया, ये है आपका, दिस इज कॉल्ड थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अब आपको बेस थ्योरम बताते हैं, तो क्वेश्चन इस पे फिर बाद में भी कराएंगे। इस पे अभी हमारे पास एक ही क्वेश्चन था एक्सरसाइज में। बेस थ्योरम, बेस इज द सरनेम ऑफ दैट पर्सन। इन्होंने कहा अगर आपको ये इवेंट थे आपके बहुत सारे, इवेंट E1 था, E2 था, E3 था, सैंपल स्पेस ब्रेक किया आपने, इवेंट E1, एक इवेंट ए है उनके बीच में। सपोज आपको ए की नहीं निकालनी है, आपको प्रोबेबिलिटी E1 की निकालनी है, और कंडीशन इज दैट ए इज ऑलरेडी हैपेंड। अब मैं अगर आपसे ऐसे पूछ लूं कि सेकंड बॉल रेड आई, सेकंड बॉल ड्रॉन इज रेड, नाउ टेल मी द प्रोबेबिलिटी द फर्स्ट बॉल इज रेड, उसके चांसेस बताइए। कंडीशन इज दैट सेकंड बॉल ड्रॉन इज रेड ऑलरेडी, वो तो रेड है। अब चांसेस ये बताइए कि फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज रेड, पहली बॉल रेड थी, उसके कितनी प्रोबेबिलिटी है। या आपसे ये भी पूछ सकता है कि पहली बॉल ब्लैक थी, उसके कितने चांसेस है। तो इन्होंने कहा अब ये जो थ्योरम बनी है पूरा चैप्टर को मिक्स करके बनी है। सबसे पहला टॉपिक था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वो लगा रही है इस पे। तो वो कहती थी दोनों का इंटरसेक्शन अपॉन नीचे PA, दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। ये थ्योरम आपको पूरा चैप्टर रिवाइज कराती है। इसके बाद आपने 2 थ्योरम पढ़ी हैं, थ्योरम मल्टीप्लीकेशन थ्योरम आपने पढ़ी है।
multiplication theorem on probability. That theorem says that if you want to find the intersection of the two events, so how to find it? You have to take first the event E1, multiply, then second event. Condition is that first event is already happened. This is a multiplication theorem. मल्टीप्लीकेशन थ्योरम मैंने न्यूमरेटर पे लगा दिया। इसको मैं लिख के दिखा देता हूं आपको एक बार। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये कहती थी अगर आपको निकालना है ए कंडीशन बी, तो दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ द टू इवेंट्स अपॉन द सेकंड इवेंट डिनोमिनेटर में। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम से दैट दिख रहा है आपको? थोड़ा इधर हो जाओ। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम से दैट इफ यू वांट टू फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी दोनों के एक साथ होने के चांसेस निकालने, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई। फर्स्ट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मल्टीप्लाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कंडीशन इज दैट ए इज ऑलरेडी हैपेंड। ये कहती थी, ये मैंने ऊपर लगाई है। इवेंट फर्स्ट इवेंट लिखा, फिर सेकंड इवेंट के होने के चांस, कंडीशन फर्स्ट इवेंट ऑलरेडी हैपेंड। नीचे अभी हमने क्यों, अभी इससे पहले कौन सी थ्योरम पढ़ी थी हमने? कौन सी थ्योरम पढ़ी थी इससे पहले? अभी थोड़ी देर पहले थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ये इसमें हमने थर्ड थ्योरम पढ़ी थी इस चैप्टर में। थर्ड थ्योरम यही फाइंड करती है पी ए कैसे निकलता है। थर्ड थ्योरम कैसे? पहले इवेंट इवन निकालिए, फिर ए के चांस निकालिए, प्लस इवेंट E2 निकालिए, फिर ए के चांस निकालिए, एंड दिस इज कॉल्ड एज बेस थ्योरम। ये है बेस थ्योरम। मैं इसको आपको दोबारा लिख के दिखाता हूँ। अगर आपको प्रोबेबिलिटी इवेंट E1 की निकालनी है, कंडीशन ए लगी हुई है, तो बेस थ्योरम सेज दैट फर्स्ट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कंडीशन E1 अपॉन नीचे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ये ऊपर वाला सेम, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हैपेंड। ये दो पे हम लोगों को मोस्टली क्वेश्चन में दो पे लगती है। और अगर आपका इवेंट 3 आ गया क्वेश्चन में, तो यहाँ पे E3 आ जाएगा एंड इट इज AE3। ये थ्योरम आप बार बार लिखेंगे तो आपको रिमेंबर हो जाएगी। अभी इवेंट E1 की पूछिए, आपसे इवेंट E2 की भी पूछ सकता है वो। इफ दे राइट हियर E2 एट द प्लेस ऑफ E1, कहाँ पे चेंज होगा? नीचे तो PA पे कोई चेंज होगा नहीं, ऊपर चेंज होगा। E1 की जगह क्या आ जाएगा? E2, और यहाँ पे E1 की जगह क्या आ जाएगा? E2, लाइक दिस। इफ दे आस्क फॉर इवेंट E3, देन यहाँ पे E3 और E3 नीचे सेम रहेगा। इस पे क्वेश्चन समझाते हैं आपको, क्वेश्चन से आएगा आपको समझ में हो क्या रहा है। लुक एट दिस क्वेश्चन। आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑफ MCQ, स्टूडेंट अदर नोज द आंसर और गैस द आंसर। इस क्वेश्चन को जो थ्योरम है ये हमें पता कैसे लगेगा? बेस थ्योरम लगानी है। आप ना लास्ट की लाइन से हमें पता लग जाता है। ये कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर। इसका फॉर्मेट देख लीजिए, उसके नंबर मिलते हैं हर चीज को लिखने के, फॉर्मेट को कैसे लिखा जाता है। इसमें इवेंट E1 आपको उसको लेट कर लिया मैंने जो उसने मुझसे पूछा है प्रोबेबिलिटी। इवेंट E1 इज स्टूडेंट नोज द आंसर। स्टूडेंट को आंसर आता था, ठीक है। इवेंट E2 इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा या तो, और अगर 3 इवेंट होंगे तो वो स्पेसिफिकली मेंशन करेगा उसमें। अब यहां से देखिए आप, यहां से कहानी दूसरी शुरू होती है। गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली। ये आपका लेना है आपको ए। गिवन दैट वाले के बाद का जो सेंटेंस है उसको जो कंडीशनल के बाद का है वो इवेंट ए में जाएगा। ही आंसर्ड इट करेक्टली, उसने आंसर करेक्टली दिया है, ठीक है। इवेंट E2 क्या लेंगे? इवेंट E2 इसका कॉम्प्लीमेंट्री लेंगे। स्टूडेंट नो द आंसर, स्टूडेंट गैस द आंसर। अगर आपने ये बात क्वेश्चन से निकाल के सही से लिख ली तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको थ्योरम कौन सी लगानी है। कौन सी थ्योरम लगानी है? आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है E1 की। कंडीशन है कि ए ऑलरेडी हैपन हो चुका है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मीन्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट नोज द आंसर। कंडीशन मीन्स गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली। तो यहां से आपको समझ में आ जाएगा थ्योरम लगेगी हमारी यहाँ पे बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम क्या कहती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A E1
एक क्वेश्चन अगर आपको इसको समझ में आ गया तो इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन, बेस थ्योरम पे कोई भी क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। सबका पैटर्न बिल्कुल सेम है, बस आपको आइडेंटिफाई करनी है चीजें। एक क्वेश्चन अगर आप ध्यान से समझ लेंगे, इस ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन इससे आने ही आना है पेपर में। अब आपको इसमें 4 चीजें हैं, वो आपको क्वेश्चन को, डाटा को पढ़ के ढूंढ के निकालनी है, वही मुश्किल काम है। पहला काम इसका मेन ये है, और फिर वो चीजें निकालनी है। क्या चीजें हैं आपको निकालनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, ऐसे आपको लिखना है। देखो इस बात को लिखने के नंबर होते हैं जब ब्रेकअप होता है नंबर्स का। जैसे 4-5 नंबर का क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं है कि वो आपका सही होते 5 नंबर दे देते हैं। उस क्वेश्चन की बाइफर्केशन होता है, उसमें आधा नंबर इस बात को लिखने का, आधा इसको लिखने का, 1 नंबर ये आपने लिखा इसका भी नंबर मिलेगा, आंसर का नंबर मिलता है, इस तरह से ब्रेक कर करके नंबर मिलते हैं आपको। तो अब आपने इस चीज को आप लिखेंगे, इसको, इसके मार्क्स होते हैं। ये मैं आपको बोर्ड की जब दिखाऊंगा किस दिन मार्किंग स्कीम, अभी बाद में डिस्कस करेंगे जब पेपर कोई सा, तो उसमें आपको दिखाएंगे डिटेल में कैसे बाइफर्केशन होता है, आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। अगर आपने ये सब लिखना छोड़ के आपने सही आंसर निकाल दिया तो आपको जरूर आधा नंबर मिलेगा, आधा नंबर ही मिलेगा। 1/2 निकाला था तुमने, चीजें अगर सही से नहीं लिखी तो उसका आधा नंबर है आंसर का, उसका भी आधा नंबर होता है 1/2 लिखने का, ऐसा नहीं कुछ नहीं मिलेगा। अब इसमें आपको ये चीजें आइडेंटिफाई करनी है क्वेश्चन से। अब क्वेश्चन पढ़ लो, देखो इवन है, स्टूडेंट नोज द आंसर, क्वेश्चन पढ़ के आओ, कहीं लिखा होगा नोज द आंसर की प्रोबेबिलिटी, ये लिखी साफ साफ 3/4, स्टूडेंट नोज द आंसर 3/4। गैस द आंसर की भी लिखी होगी, देखो ये लिखी 1/4, स्टूडेंट गैस द आंसर। अब इवेंट ये देखो, आंसर सही बताया कब? जब उसको आंसर पता था। अब इसने ये 1/4 दिया है, यहाँ 1 नंबर और दिया, ये क्या है? एज्यूमिंग दैट स्टूडेंट हु गैस एट द आंसर, अच्छा, स्टूडेंट हु गैस एट द आंसर बी करेक्ट विद द प्रोबेबिलिटी 1/4। अगर स्टूडेंट आंसर को गैस कर रहा है E2, तो उसके सही आने के चांसेस 1/4 है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन E2 दे रखा है, 1 नंबर मिसिंग है। आप ये बताइए, आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा, MCQ का क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन यू नो दैट क्वेश्चन, आपको उसका आंसर आता था, तो टेल मी द चांस दैट यू करेक्ट इट, यू गिव मी द करेक्ट आंसर, यू आंसर इट करेक्टली। तो आपके करेक्ट आंसर बताने के चांसेस कितने हैं? जब आपको आंसर ऑलरेडी पता है, कितने % चांस है? 100% चांस है। तो ये अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करके पता लगाना है, ये प्रोबेबिलिटी 1 है, ये क्वेश्चन में नहीं दे रखी। अगर बच्चे को आंसर पता है तो सही आने के चांसेस, अगर बेवकूफ नहीं है तो सही आने के चांसेस 100% ही है। या उसने कुछ और इरादा तो नहीं ठान रखा कि मुझे पास नहीं होना है और मुझे नंबर 99 ही लाने हैं, नहीं चाहिए मुझे 100%, आई एम सेटिस्फाइड विद 95 मार्क्स ओनली, आई डोंट नीड मोर देन दैट। 95 पे भी खुश हो जाते हैं कुछ बच्चे, कुछ को 99 चाहिए, नहीं चाहिए 100%। तो लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी 1 आ जाएगी, ठीक है। इसमें कैसे रखेंगे इसको? अगर आप ऐसे लिखेंगे प्रॉपरली तो आपको करने में भी आसानी नहीं, की गलती कम होती है। जैसे इवन यहाँ लिखा मैंने, E2 यहाँ लिखा, ऐसा मैंने इसलिए किया, जब मैं वहां उसमें डालूंगा ना फॉर्मूले में, और इससे फॉर्मूला भी रिमेंबर होगा, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 3/4 को 1 से, देखो E1 और A1 उसके सामने लिखा हुआ है, नीचे क्या करना है? 3/4 को 1 से करना है, इसको इससे प्लस इसको इससे, ये कहती है बेस थ्योरम। आंसर क्या आएगा बताओ? बोल दो। 12/11 चेक कर लेते हैं, 16, 12/13 चेक कर लेते हैं, 4 चौक 16, 4 तिया 12 और 1 13, 12/13। समझ में आया? नहीं आया? अभी एक क्वेश्चन और समझाएंगे। ये देखो क्वेश्चन, अभी तो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं बेस थ्योरम पे, हमें पता है बेस थ्योरम के क्वेश्चन आ रहे हैं सारे, ठीक है, पर आप अभी धीरे धीरे 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, आइडेंटिफाई कर पाएंगे। देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन मुझे कुछ नहीं पढ़ना, जो मैं इसको क्वेश्चन को अप्रोच करता हूं, इसको ऐसे करना होता है,
मैंने क्वेश्चन को नहीं पढ़ा, मैंने क्वेश्चन में ये लिख लिया, बीच में मुझे E3 भी लिखना पड़ सकता है कुछ क्वेश्चन। अब देखो अप्रोच कैसे करना है, अप्रोच सीख लो, नंबर की कैलकुलेशन है, कुछ है नहीं इसमें। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज डिजीज। मैं इसके क्वेश्चन के लास्ट से आता हूं कि मुझसे पूछ के आ रहा है, तो मैं उससे आइडेंटिफाई करता हूँ क्वेश्चन किस टॉपिक पे जा रहा है। ये कंडीशनल पे जा रहा है, मल्टीप्लीकेशन पे जा रहा है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का है, बेस का है, 4 टॉपिक है। तो वो जो प्रोबेबिलिटी पूछेगा उसी से पता लग जाएगा। तो इसने पूछा अ पर्सन हैज द डिजीज, तो इसको मैं इवेंट E1 ले लूंगा। पर्सन हैज डिजीज, पर्सन को डिजीज है, ठीक है। गिवन दैट मुझे ए में लेना है, कंडीशनल हो गई प्रोबेबिलिटी। अब हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। ये क्वेश्चन ऐसे पढ़ के इसको या तो पता लगेगा ये क्वेश्चन या तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है। एक इवेंट लिया, कंडीशन लगाई, दूसरा दिया, ए कंडीशन बी लिया इसने, और जो हमारी बेस थ्योरम में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से तो आई है, कंडीशनल और टोटल प्रोबेबिलिटी लग के बेस बनी है। तो बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एडवांस वर्जन है बेस थ्योरम। इवेंट E2 किसको, इवेंट E2 क्या लूं, इसको देखो गिवन दैट के बाद यहां पे ले लेना है टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। आपको ये लेट करना सीखना है, कैलकुलेशन का आधा नंबर होता है जो आगे कहा था। अब इसको क्या लूं, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है। पर्सन को डिजीज है तो पर्सन को डिजीज नहीं है, पर्सन को डिजीज नहीं है। ये पूछ क्या रहा है मुझसे, मुझसे पूछ रहा है इवन की प्रोबेबिलिटी निकालो कंडीशन ए। तो मैं क्या करूंगा, बेस थ्योरम लगाऊंगा, E1 A E1 अपॉन E1 A E1 E2 A E2। ऊपर का क्वेश्चन से मुझे मतलब ही नहीं है, अभी अभी मेरा क्वेश्चन चल रहा है, मैं क्वेश्चन को कंप्लीट करता जा रहा हूं। अगर आपने इतना ही पढ़ा है तो इतने से आप क्वेश्चन करते चले जाएंगे। अब आपको 4 चीजें चाहिएंगी, इवेंट E1, इवेंट E2, और अगर आपने ये सही बना लिया, फॉर्मूला आपको आता है, और फिर ये निकालने होते हैं बस। ये जो इसका मेन काम है, ये इनकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना, A E1 A E2। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं ऊपर से। अब मुझे ये बताइए, पर्सन हैज डिजीज, उसके कितने चांसेस हैं। पर्सन को डिजीज है, अब क्वेश्चन पढ़ लो आप आराम से। पर्सन को डिजीज है, उसके कितने चांसेस हैं। ये तो लिखा है, क्या ढूंढ रहे हो। 0.1% ऑफ द हैज एक्चुअली हैज द डिजीज। तो कितने लोगों को डिजीज के चांसेस हैं, 0.1%। 0.1% लोगों को डिजीज के चांसेस हैं प्रांजल सिंह, तो कितने लोगों को नहीं है। 0.1% लोगों को डिजीज है, तो कितने लोगों को नहीं है। 99.9% लोगों को नहीं है डिजीज, ठीक है। ये आ गई बात समझ में। अब टेस्ट रिजल्ट, अब डिजीज का एक टेस्ट हो रहा है क्वेश्चन में जो ऊपर लिखा है, पर्सन को डिजीज है, पर्सन को डिजीज नहीं है, पर्सन का टेस्ट कराने, टेस्ट हुआ। अब टेस्ट उसको दोनों चीजें बता सकता है, डिजीज टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। अब उसमें भी चांसेस है, टेस्ट रिजल्ट गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, ठीक है। तो पर्सन को मुझको डिजीज थी और टेस्ट ने डिजीज बताई, तो ये चांसेस है इसके, पर्सन हैज द डिजीज एंड टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव, तो इट मीन टेस्ट रिजल्ट इज करेक्ट। इसके चांसेस बताइए, ऊपर कहीं लिखे हुए हैं। हाँ, 99% इज इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिजीज। तो टेस्ट सही रिजल्ट बता रहा है, तो ये सही बात कर रहा है, तो इसके 99% चांसेस है। AE2 बताइए, जब पर्सन को डिजीज नहीं थी और टेस्ट रिजल्ट ने कह दिया तुम्हें डिजीज है, 0.5%। ये मतलब टेस्ट रिजल्ट यहाँ पे गलत है। आंसर बताइए यहाँ पे रख के, परसेंट को हटाते टाइम 100 ले लेना नीचे।
30 सेकंड दूंगा आपको इसको निकालने के लिए, टाइम शुरू हो गया। ठीक है, टाइम खत्म हो गया। इसका आंसर है 12/13। घर पे करते रहना, आधे नंबर का काम है, हाफ मार्क्स। ये रखने के बाद आधे नंबर का काम है। मैच नहीं किया तो नंबर मिलेंगे 3.5, मैच कर गया तो 4। इस तरह का क्वेश्चन है। कर लेंगे ना कैलकुलेशन, तो सिखाऊं? नहीं, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में आ चुका है, जो मैंने अभी कराया डिजीज वाला, और बड़ा कंफ्यूजिंग तरीके से देते हैं क्वेश्चन को। अभी मैंने बताया है, आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार खुद से भी करने के लिए रिकमेंड करते हैं इसको डॉक्टर्स। ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कहां से शुरू करना है क्वेश्चन को? यहां से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज टू हेडेड कॉइन? ठीक है, इवेंट इवन लेना है। टू हेडेड कॉइन, टू हेडेड कॉइन कौन सा होता है? जिसपे दोनों तरफ हेड होता है। किसके पास था कॉइन? अमिताभ बच्चन के पास। शोले मूवी में अमिताभ बच्चन के पास था, जिसमें वो अपने दोस्त का बेवकूफ बनाता रहता था, कॉइन उछालता था, जो अपना करना होता था। कौन थे उनके दोस्त? वीरू। वो अमिताभ बच्चन थे जय, वीरू कौन थे? धर्मेंद्र, जो अभी हमारे बीच में नहीं रहे हैं, भी कुछ दिन पहले उनकी डेथ हुई है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आगे चलते हैं। अब आपको गिवन दैट दिया नहीं इसने, जो मैंने पहले बताया आपको, वो वाली बात फेल हो गई है। गिवन दैट तो दिया नहीं। अब दो सिचुएशन बनती है, या तो गिवन दैट दे देगा वहीं, या उससे इस फुल स्टॉप लगेगा यहाँ पे, या कोमा, उससे थोड़ा सा पहले बताएगा कौन सा इवेंट हैपेंड हो चुका है। देखिए कहां से, वन ऑफ द थ्री कॉइन इज चूजन एट रैंडम। ठीक है, यहां से नहीं, यहां है, इट इज टॉस, टॉस कर दिया, इट शोज हेड्स, कॉइन ने हेड शो किया है। इवेंट ए लेना है, कॉइन शोज हेड। अब यहां पे क्वेश्चन जब आपने ऊपर पढ़ा तो तीन तरह के कॉइन है, एक टू हेडेड कॉइन है, एक कौन सा कॉइन है? देयर आर वन इज टू हेडेड कॉइन, अनदर इज बाइज्ड कॉइन। बाइज्ड, बाइज्ड मतलब नहीं, बाइज्ड का मतलब गड़बड़ हो गई इसके साथ, कॉइन फेयर नहीं है। और एक कैसा कॉइन है? अनबाइज्ड, अनबाइज्ड मतलब फेयर कॉइन। ये आपने पूरा बना लिया डेटा। अब आपको 6 चीजें चाहिए। अब आपको बेस थ्योरम लगानी है। अब आपको इवेंट इवन कंडीशन ए लगाना है। बताइए जरा क्या लिखूं यहाँ पे, इवेंट इवन कंडीशन ए। हम्म, ठीक है, सही है। ए, ए इवन, इवन, ए इवन प्लस ई टू, ए ई टू प्लस ई थ्री, ए ई थ्री। ठीक है,
अब आप पेन को रख दीजिए नीचे अपनी टेबल पे, अब मुझे क्वेश्चनों का आंसर देते जाइए। अब जो आप कैलकुलेशन का काम करेंगे आधे नंबर का घर पे करते रहना। E1 की प्रोबेबिलिटी बताइए। एक कॉइन चूज किया, वन ऑफ द थ्री कॉइन इज चूजन, तो इट इज अ टू हेडेड कॉइन, व्हाट इज द चांसेस? एक कॉइन को उठाया, तीन कॉइन थे, टू हेडेड कॉइन के उठाने के चांसेस कितने हैं? 1/3। 22 कॉइन के उठाने के चांसेस 1/3, अनबाइस्ड के 1/3। अब इस ये बताइए, कॉइन सोज हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन सोज हेड गिवन दैट इफ इट इज अ टू हेडेड कॉइन? 1, टू हेडेड कॉइन है तो 100% चांसेस है हेड आने के। आप बताइए स्वतंत्र, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन सोज हेड इफ इट इज अ बाइस्ड कॉइन, वो बाइस्ड कॉइन है, क्वेश्चन में लिखा ऊपर कितनी प्रोबेबिलिटी है बाइस्ड कॉइन की हेड आने के चांस। अगर कॉइन बाइस्ड है तो उसके हेड आने के चांस, कॉइन के हेड आने के चांस कितने हैं अगर वो बाइस्ड कॉइन है? पढ़िए ऊपर कहां लिखा है। फोर बाई नाइन, हाँ। अरे भैया 75% चांस है। इफ इट इज अ बाइस्ड कॉइन दैट कम्स अप हेड इज 75%, तो यहां क्या लिखना है? 75%, ठीक है। और हेड आने के चांसेस जब कॉइन अनबाइज्ड है, वो दिया नहीं इसने। इफ अ कॉइन इज अनबाइज्ड व्हाट इज द चांसेस ऑफ हेड? 1/2, ये है। ये निकल गया, आगे कैलकुलेशन का काम है, करके दिखाएं वो कर लोगे, हो जाएगा वो। बस आपको यहाँ पे नंबर रखने, 1/3 इंटू, इनको आगे आगे रखोगे तो आपको मल्टीप्लाई करने में आसानी रहेगी। फिर 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 75/100 प्लस 1/3 इंटू 1/2। आंसर आ रहा है इसका 4/9। आ रहा है, पता नहीं आप लोगों का, निकाल लेते हैं फिर नहीं आ रहा है तो। एलसीएम आ गया 3 दूनी 6, 300। आया 4/9 किसी का? आ गया? आप आ जाएगा फिर, सबका आ जाएगा, यहां तक लग रहा है मुझे। लुक एट दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड कर लीजिए क्वेश्चन को। अब आप मुझे बस मेरे सवालों का जवाब देते जाइए, अगर आपको समझ में आ गया तो आप बता देंगे इसमें। हाँ, तूने फॉर्मूला लिखा और तूने वैल्यू रख दी यहाँ, तो अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 4.5 नंबर मिलेंगे इतना करने के बाद। क्या? हाँ, पीछे गलती मतलब? हाँ हाँ, आधा नंबर घट गया। अच्छा, तुम ये कह रहे हो 80 में से 80 मार्क्स के पेपर में 79.5 आए तो कितने नंबर मिलेंगे? और 20 स्कूल से गए प्रैक्टिकल के, तो अब आए तो आए 99.5। 2017 में हम लोग बोर्ड की कॉपी चेक कर रहे थे 8 साल पहले, तो एक बच्चे कॉपी मैंने चेक की, मैंने उसको 100 दे दिए। मैंने क्या दे दिया, उसने खुद को 100 दे के भेजा था वहां से, कॉपी में जिसने लिखा है सही कर दिया। तो 100 वाली कॉपी कई बार चेक होती है, कई लोग चेक उसको देखते हैं बार बार, कहीं गलती तो नहीं है, तो परफेक्शन स्टेज में पहुंच चुकी है, तो उसकी एक गलती निकाल ली उस कॉपी की। एक दूसरे तीसरे दिन एक सर ने कि ये देखो ये है गलती इसमें, उसकी एक माइनस साइन की गलती थी, ठीक है। गलती क्या थी? इंटीग्रेशन करना था 1/x dx का, log x लिख दिया था उसने, कुछ ऐसी थी, एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रही। log x की पावर, हाँ कुछ माइनस ही गलती थी, माइनस साइन भूल गया वो, एग्जैक्ट ध्यान नहीं आई, सोचूंगा तो आ जाएगी। उसका हमने आधा नंबर काट दिया उन्होंने, तो उसके नंबर आ गए 99.5। फिर उन्होंने और बहुत कोशिश की, तो 99.5 आधा नंबर और कहीं गलती मिले, गलती मिली नहीं उसकी, तो फिर उसके राउंड ऑफ होके फिर 100 हो गए, तो 0.5 का राउंड ऑफ हो जाता है।
ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो चिंता मत करो 100 ही आएंगे तुम्हारे। बस तुम मुझे ये बता दो इसमें इवेंट E1 क्या लेना है। इट वाज प्रोड्यूस बाय मशीन, तो मैं यहाँ थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ अभी, ये मशीन बी ने प्रोड्यूस किया। इवेंट E2 क्या लूं, इवेंट E3 क्या लूं। तो अगर बी ने प्रोड्यूस किया है तो ए बी मशीन भी है, ऊपर क्वेश्चन आपने पढ़ा है, तो मैं इसको इवेंट बी इसको ले लेता हूं, सीक्वेंस में ही सही रहेगी इवेंट। ये मशीन ए ने और ये मशीन सी ने, 3 मशीन है, 2 ही है, 2 ही है तो 2 ही रख लेते हैं, ठीक है। अब इवेंट ए लेना है मुझे, क्या बताइए, इवेंट ए क्या लूं। हाँ, ये इससे थोड़ा सा पहले होता है, एक आइटम सेलेक्ट किया होगा उन्होंने, वो डिफेक्टिव है, आइटम इज डिफेक्टिव। अब आप क्वेश्चन पढ़ के मुझे ये बताओ प्रोबेबिलिटी E1 की क्या है। मशीन ए ने कितने प्रोड्यूस किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 60%। E2 कितने आइटम प्रोड्यूस कर रही है, 40%। मशीन ए, मशीन E1, मशीन जो ये आपकी ए वाली है, इवेंट E1 वाली, कितने डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस कर रही है, हाँ, और ये कितने डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस कर रही है मशीन सेकंड। सारी चीजें दे रखी थी क्वेश्चन में, क्या लगाएंगे, बेस थ्योरम, E1 कंडीशन ए, ये आपको पता है, इसको इससे मल्टीप्लाई 60 इंटू 2%, क्या, हाँ ये गलती नहीं करनी इसमें। अब यहाँ E2 आ गया, अगर E2 निकालना है हमें, तो हम ऊपर 40 इंटू 1%, नीचे 40 इंटू 1% प्लस 60 इंटू 2%। समझ में आया, कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं मैं, वो आप आराम से कैलकुलेशन कर लो इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 क्वेश्चन और कराऊंगा इस पर खत्म पे, अब आपको आसान लगने लगेगा पैटर्न। इवेंट E1 बताइए क्या लेना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी थ्रू 1 2 3 4। मेन चीज है ये जो मैं बना रहा हूं उसका, वो कैलकुलेशन वाला पार्ट आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आती किसी को, बस आपको क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना। इवेंट ए क्या ले, अब देखो इस पे सी थ्रू 1 2, वो मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, मैंने यही पढ़ा है, तो उस पे क्या थ्रू किया होगा इसने, 5 6, वही तो दिख रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। इवेंट ए क्या लेना है, इफ सी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड, ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड, वो तो अभी ऊपर चलेगा ना क्वेश्चन में, एग्जैक्टली 1 हेड, तो मैंने इतना सा क्वेश्चन पढ़ा है। अब मुझे इवेंट E1 बताइए, इवेंट E1 के चांसेस, टाइप है फिर 1 2 3 4 5 6 आ जाए, उसके चांसेस क्या होते हैं, चांसेस होते हैं 4/6, 4 नंबर है, और 5 6 आने के चांसेस 2/6। अब इसमें कुछ हुआ होगा वहां पे, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये हेड कहां से आया। सपोज अ गर्ल थ्रो अ डाई, इफ सी गेट 5 और 6, सी टॉस अ कॉइन 3 टाइम्स एंड नोटेड द नंबर ऑफ हेड्स। अगर उस पे डाई पे 5 6 आया तो कॉइन को वो 3 बार उछालती है, तो 3 बार जब कॉइन को उछालेगी तो टोटल आउटकम आएंगे 8। उन 8 आउटकम में से एग्जैक्टली 1 हेड कितने आउटकम पे आएगा, HTT, THT और TTH, 3 पे आएगा। 8 आउटकम में HTT, THT और TTH, इन पे, ठीक है। चांसेस, हेड आने के चांसेस 3/8। अब अगर उसकी डाई पे 1 2 3 4 आया तो क्या किया उसने, इफ सी गेट 1 2 3 4 सी टॉस अ कॉइन वंस, एक ही बार कॉइन को उछाला है, तो एक बार उछाला है तो हेड आने के चांसेस कितने होंगे, 1/2। क्या निकालना है, E1 कंडीशन ए, कैसे निकलेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इसको इससे मल्टीप्लाई, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई। ये देखो बेस थ्योरम आपने अगर इसे पैटर्न से लिखा है तो बस आपको ये है कि मल्टीप्लाई करके कैसे लिखना है, अलग से रटने की जरूरत नहीं, आधे नंबर का काम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें तो मैं डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी पूछने जा रहा हूं आप लोगों से, पढ़ लीजिए, ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, 3 पे आ गया है बस।
क्वेश्चन पढ़ा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट वाज प्रोड्यूस बाय ए, मशीन ए ने प्रोड्यूस किया होगा, इवेंट E1 ले लिया, मशीन बी ने इवेंट E2, मशीन सी ने इवेंट 3। बताइए मशीन ए कितना आइटम प्रोड्यूस कर रही है? 50%। हाँ है ऑन द जॉब 50%। हाँ ये देखना है आपने, इधर ये 3 नंबर दिए हैं ना, 30, 50 और 20, वो यहाँ आएंगे और बहुत सारे बच्चे उनको यहाँ लिखेंगे क्योंकि बाद में दे रखे हैं, ये समझना है। अब ये देखिए, अब इससे पहले देखो कुछ दिया होगा, डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस, एक डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हो चुका है। नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेना है, डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस, नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस, उसके चांसेस बताइए जब वो मशीन ए ने प्रोड्यूस किया हो, कितने परसेंट मशीन ए डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस कर रही है? 1%, ये 5%, ये 7%, 1%, 5%, 7%। आपको निकालना है E1 कंडीशन ए। तो आइटम इज प्रोड्यूस बाय मशीन ए, कंडीशन इज दैट इट इज अ डिफेक्टिव आइटम। तो करेंगे क्या? बेस थ्योरम, 50 × 1, नीचे 50 × 1 प्लस 30 × 5 प्लस 20 × 7। बताओ कोई दिक्कत हो तो इसमें कैलकुलेशन आप कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहां समझ में आ रहा है आपको? ये आपको पैटर्न समझिए क्वेश्चन का, 2-3 क्वेश्चन आपको अगर समझ में आ गए तो आप सारे क्वेश्चन करेंगे इसके। पैटर्न अगर आप समझ रहे हैं, क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कैसे करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में आ चुका है, अभी हाल फिलहाल में आपके पेपर में देखा गया इसको, आपके नहीं श्रृंगी के पेपर में देखा था, आपके में भी आया हो शायद, पता नहीं। इवेंट E1 क्या लो बताओ पहले? लोस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। एक डायमंड खो गया, इवेंट E2 डायमंड नहीं खुआ, डायमंड नहीं था, वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है। इससे थोड़ा सा पहले जाओगे क्वेश्चन से, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड, बोथ ड्रॉन कार्ड्स फाउंड टू बी डायमंड। अब क्वेश्चन समझा दूं मैं आपको, एक मैंने इसको शाश्वत को भेजा कार्ड लेने के लिए, शाश्वत कार्ड लेके आ रहा है, एक कार्ड कहीं खो आया, एक कार्ड खो आया, फिर जो जितने कार्ड लाया 51, उसमें से हमने 2 कार्ड निकाले और वो दोनों कार्ड डायमंड आए। अब हमें इसके चांसेस निकालने हैं कि वो जो ये कार्ड खो के आया है, 2 कार्ड डायमंड निकले 51 में से, ये जो कार्ड खो के आया वो डायमंड खो के आया, उसके कितने चांसेस है? ये खो के नोट डायमंड भी आ सकता है, तो उसके चांसेस निकालने। अब पहले बताइए डायमंड खो के आने के चांसेस कितने हैं? कितने डायमंड होते हैं? 13 डायमंड होते हैं 52 में से। डायमंड नहीं खोआ उसके कितने चांसेस हैं? 39/52, बचे हुए 39। अब ये बताइए, अब 2 कार्ड निकालेंगे, दोनों डायमंड आए कब? जब ये डायमंड खो के आया है, इसमें मल्टीप्लीकेशन थ्योरम लगेगी, 2 कार्ड निकले। अब हमारे 2 कार्ड निकाले हैं, दोनों डायमंड आए हो कब? जब ये डायमंड खो के आ गया। अब पहला डायमंड आने के चांस 51 में से कितने डायमंड हैं? अब डायमंड खो के आया है E1 12 है, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम कहती है मल्टीप्लाई करो। अब नेक्स्ट कार्ड 50 में से कितने डायमंड है? 11, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम लग रही है अगर आप ध्यान से देखोगे तो। अब डायमंड आने के चांसेस, अब ये डायमंड नहीं खो के आया था, तो 51 में कितने डायमंड है? 13 डायमंड है, डायमंड नहीं खुआ है तब डायमंड, पहला डायमंड 13 फेवरेबल है और टोटल 51 है। क्या क्या लिखो बताओ? क्या क्या? चाक सेम। यहाँ तो 50 में से, अब एक तो डायमंड निकाल लिया, 13 में से कितने डायमंड बचे? 12। ये आइडेंटिफाई कर लिया आपने, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, E1 कंडीशन ए निकालना है। क्या होगा? 13 × दिस 12 11, ये यहाँ पे सेम प्लस, और यहाँ पे क्या? इसकी और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लोगे। सिंपल है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। अभी तो मैंने समझा दिया आपको, इजी समझ में आ गया होगा, खुद का दिमाग लगाते। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, ये क्वेश्चन देखिए।
तो जो छोटा क्वेश्चन है, जो छोटा है जिसमें लैंग्वेज देखो कुछ दिया नहीं, ये बेस थ्योरम लगेगी इस पे, एक नंबर दे रखा है, एक इवेंट E1 लेना है, एक इवेंट E2 लेना है, एक इवेंट ए लेना है, E1 निकालना है, E2 निकालना है, E1 निकालना है, E2 निकालना है। इवेंट E1 किसको ले बताइए आप? झूठ बोल रहे हैं आप, सच बोल रहे हैं आप? झूठ सच की बात ही नहीं है। वो प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज हेड, उसको लेना है। इवेंट E1 देयर वाज हेड एक्चुअली, ठीक है। इवेंट E2 क्या होगा? देयर वाज नो हेड, देयर वाज टेल या नो हेड। इवेंट ए थोड़ा पहले जाओ। ए रिपोर्ट दैट हेड अपीयर्स, ए रिपोर्ट दैट, ए कोई आदमी है, सपोज ए मान लो ये शक्तिमान है, तो शक्तिमान ने आके बताया कि हेड आ रहा है वहां पे, तो ए रिपोर्ट्स दैट हेड अपीयर्स। ये कंटेंट बनाया, इसी से क्वेश्चन सोल्व होता है अगर आपने ये आइडेंटिफाई किया करना क्या है। अब इसमें ये बताइए, प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक ट्रूथ, ए सच जो बोलता है 4/5 बोलता है। अब ये बताइए हेड आने के चांसेस वहां पे कितने हैं इवेंट E1? if a coin is tossed, how many chances of getting head? 1/2. chances of getting tail or not head? 1/2। क्वेश्चन में एक ही नंबर दिया है बस, उसने 4 चाहिए हमें। अब ये बताइए, शक्तिमान ने आके बताया हेड आया है, कंडीशन ये है कि वहां पे हेड आया था, तो शक्तिमान झूठ बोल रहा है सच? कोइन पे हेड आया था और उसने आके हमें हेड बताया, क्या बोल रहा है? तो सच बोलने का चांस, तो 5 बार में से 4 बार सच बोलता है, तो झूठ कितनी बार बोलता है? देखो हेड बताया लेकिन हेड आया नहीं वहां पे, झूठ बोल रहा है। झूठ बोलने का चांस 1/4। आपको निकालना है, सॉरी 1/5। E1 कंडीशन ए निकालना है आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्चुअली देयर वाज हेड, कंडीशन इज दैट इट रिपोर्ट्स एंड हेड अपीयर्स। तो क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, किसको? इसको इससे मल्टीप्लाई, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई। आंसर बताओ इसका निकाल के। 4/5 श्योर? 4/5 समझ में आया है? ये जो छोटा क्वेश्चन है पेपर में, बोर्ड में आ चुका है कई बार। पहले वाला तो कितनी बार आ गया, वो तो हर पेपर में आता रहता है। डायमंड वाला, डायमंड की जगह स्पेड कर देंगे, कभी कुछ कर देंगे, कभी कुछ कर देंगे। आया समझ में? इसमें ये है बेस थ्योरम, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी इसी प्रोबेबिलिटी का। इसके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए आज घर पे जाके, कोई मना करे रोके तो मुझे बताना, बात करूंगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, रेस्ट ऑफ द थिंग नेक्स्ट क्लास।